बड़ी खबर महाराष्ट्र में आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। आदित्य ठाकरे ने संगीन इल्जाम लगाए हैं महाराष्ट्र को लेकर। ये बड़ी खबर है जहां पर 13 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन आदित्य ठाकरे उन्होंने कह दिया है कि कुछ पॉकेट्स में वोटिंग जानबूझकर कम करवाई जा रही है। उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे, उनके बेटे ने कहा है कि चुनाव आयोग मतदाताओं के लिए कोई सुविधा नहीं दे रही, जिसकी वजह से वोटिंग फीसदी कम होता जा रहा है। उन्होंने सवाल किया आखिर दक्षिण मुंबई लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मालाबार हिल्स और कोलाबा जैसे इलाकों में ज्यादा तो वहीं वर्ली और शिवपुरी में वोटिंग कम क्यों हो रही है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि चुनाव आयोग को हमने शिकायत दे दी है, लेकिन कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कम मतदान प्रतिशत को लेकर आदित्य ठाकरे यहां पर इल्जाम लगाते हुए कि जानबूझकर कुछ ऐसे इलाके हैं जो उद्धव ठाकरे के गढ़ वाले हैं, वहां पर कम वोटिंग करवाई जा रही है। आदित्य जी, हम देख रहे हैं वर्ली में आप घूम रहे हैं। साउथ मुंबई में कई ऐसी जगह है, कुलाबा हो, मलबार हिल हो, वहां पर वोटिंग टर्नआउट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन शिवड़ी हो, वर्ली हो, कम दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो लोग काफी सारे रास्ते पे आ रहे हैं। टर्नआउट इसे कहते हैं जहां आप वोटिंग की प्रोसेस पूरी करते हो। अनफॉर्चुनेटली ऐसे हुआ है कि मुंबई में इलेक्शन कमीशन ने, जो इलेक्शन कमीशन का काम देख रहे हो, बहुत ही खराब काम है। खर्चा तो बहुत किया है, लेकिन इतना खराब काम किया। अगर यहाँ जाम्बोरी में देखेंगे तो बूथ तो लगा है, लेकिन जहाँ लोग बैठने चाहिए, छांव होनी चाहिए, छांव नहीं है, पानी नहीं है, फैन नहीं है, तो फिर क्या आप चला रहे हो? कौन सी सिस्टम चला रहे हो? क्यों हमारा टैक्स पेयर का खर्चा करवा के ले रहे हो? तो ये बात आपने सोचनी चाहिए। हमने देखा नासिक, दिंडोरी या पालघर जैसे ग्रामीण इलाके हो, वहां पर वोटिंग टर्नआउट ज्यादा है धूप होने के बावजूद, लेकिन सिटी एरियाज में, मुंबई के सभी मैं यही कहूंगा, मुंबई तो उतर ही है। मुंबई को आप दोष नहीं दे सकते। जहाँ से पालघर हो, कल्याण हो, थाना हो, नासिक हो, वैसे मुंबईकर भी उतर रहे। एक ही तकलीफ है, मुंबईकर आप देख रहे हो, तकलीफ इसी बात में महसूस करे कि हर एक को, मुझे अभी 2-3 मैंने रिपोर्टर्स के ट्वीट देखे, 2.5 घंटा, कोई 3 घंटा लाइन में खड़े है, बिना पानी के, बिना छाव के। हमारे यहाँ वर्ली में 3 महिलाओं का चक्कर है। ये चुनाव आयोग का कैसे नियोजन है, कैसे सोचा है, किसने प्लानिंग किया है? प्लानिंग किया है या नहीं किया है? यानी फिर आप दोष मुंबईकरों को दोगे कि मुंबई ने वोटिंग नहीं किया? ये दोष पूरा चुनाव आयोग का है। क्या चुनाव आयोग को अधिकृत तौर पर आप कोई कंप्लेंट फाइल करने? देखिए, मैंने तो ट्वीट किया है, कितनी बार अधिकृत अनधिकृत करे? ये लेटर राइटिंग का तो जमाना गया। आजकल उनकी भी आंखें खुली होनी चाहिए। अगर वो ऐसे कुछ प्रोग्राम निभा रहे हैं, जमीन पे, रास्तों पे कर रहे हैं वोटिंग का, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। क्या कोई राजनीति दिखती है इसमें? हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल है, कई भाषाओं के पॉकेट्स में ज्यादा वोटिंग करवा के ले रहे। जहां हमारे मराठी एरियाज है, वहां थोड़ा स्लो डाउन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सत्ताधारी बता रहे हैं कि जब हार दिखती है तब इस तरह की बातें की जाती है। बिल्कुल, सत्ताधारी हार रहे हैं और इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आदित्य ठाकरे की ओर से गंभीर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि जहां पर हमारा ज्यादा वर्चस्व है, मराठी ज्यादा है, वहां पर वोटिंग कम हो रही है, जबकि बाकी इलाकों में वोटिंग ज्यादा हो रही है। अब चुनाव आयोग की ओर से इस इल्जाम पर क्या आती है प्रतिक्रिया रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपको बताते चले, 5वें चरण की वोटिंग लगातार जारी है। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, श्रीकांत शिंदे, राजीव प्रताप रूढ़ी, पीयूष गोयल समेत कई दिग्गजों की किस्मत पर वोटिंग लगातार चल रही है। जनता की ओर से मतदान किया जा रहा है। दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है, 5वें चरण में 47.53% वोटिंग दोपहर 3 बजे तक हुई है। ये बड़ी खबर आपको देते हैं। यूपी में दोपहर 3 बजे तक 47.55% मतदान हुआ है। ओडिशा में दोपहर 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत 48.95% है। इसी तरह से अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में दोपहर 3 बजे तक का 38.77% है। कुछ इलाकों में कम वोटिंग, जिसको लेकर सवाल आदित्य ठाकरे की ओर से उठाए जा रहे हैं। लद्दाख में दोपहर 3 बजे तक 61.26% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा तेज दोपहर 3 बजे तक 47.53% वोटिंग हो चुकी है 5वें चरण के मतदान में। उम्मीद यही कि जैसे जैसे अभी शाम ढलेगी, कतारें और ज्यादा बढ़ेंगी। वोटर्स वोट डालने के लिए जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि ये उनके लिए 5 साल में एक बार का सुनहरा मौका है। फिलहाल कई हिस्से हैं जहां पर अभी भी वोटरों का इंतजार है, तो कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पहले आपको दिखा देते हैं रिपोर्ट, फिर अपने संवाददाताओं के पास आपको लेकर जाएंगे, अपडेट कराएंगे, जानेंगे किस तरह से बह रही है चुनावी हवा। स्टूडियो में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके जरिए जानेंगे आज के मतदान प्रतिशत को लेकर क्या बता रहा है चुनाव का मिजाज। लेकिन उसके पहले आज दिन भर किस तरह से हुई है वोटिंग, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी कैसे जारी रहे, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए।
न थके न ही रुके। बूथों पर लंबी कतार सुबह से यही बता रही है। धूप चाहे जितनी हो, दिन भर सूरज चाहे आग जितना उगलता रहे, लेकिन वोटरों के जोश में कमी नहीं रही। लोकसभा चुनाव के 5वें फेज में दिन भर नजारा कुछ यूं दिखा। लोकसभा की 543 में से 5वें फेज में आज हो रही 49 सीटों पर वोटिंग को जोड़ लें तो आज 428 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। वोट डालने वालों में मोदी के मंत्री भी रहे। कहीं किसी की किस्मत दांव पर लगी है तो कहीं उनकी पार्टी की साख दांव पर है। आज 3 कैबिनेट और 7 राज्य मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। हालांकि सबकी निगाहें रायबरेली और अमेठी की हॉट सीट पर टिकी हैं, जहां उम्मीदवारों ने जोश दिखाया और लोगों से सुबह में ही वोट करने की अपील कर डाली। हिंदुस्तानियों से निवेदन करती हूं कि आप शीघ्रातिशीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। हमारे कार्यकर्ता से ज्यादा जनता उत्साहित है। वैसे प्रियंका गांधी के आने से कितना बदलाव हुआ, जो कैंपेनिंग में वो लगातार यहाँ रही? नेचुरली जैसे राहुल जी, प्रियंका जी, खरगे जी, ये तीनों लोग आए मेरी कैंपेन में, तो अच्छा उसका प्रभाव पड़ा। 5वें चरण में देश की करीब 9% सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में यूपी की 14 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जिस यूपी से दिल्ली का रास्ता साफ होता है, वहां के नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी को लेकर जीत का दावा ठोक दिया। हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें। हमारे सब कैंडिडेट्स बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, और सभी लोग जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी का रिजल्ट पिछली बार से ज्यादा अच्छा है। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, दिग्भ्रमित है, कोई नीति एजेंडा नहीं है। जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है। हम प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, रायबरेली अमेठी भी जीत रहे हैं। देश को विकसित बनाने के लिए, देश को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए, देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए निकलिए घरों से और अपना अमूल्य मत दे करके एक अच्छी सरकार के लिए समर्थन दीजिए। महाराष्ट्र में भी वोट डालने के लिए लोग घरों से निकले। मुंबई में सुबह सुबह अक्षय कुमार मतदान केंद्र पर पहुंचे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी परिवार के साथ आए। बेटी मेघना गुलजार का हाथ थामे गीतकार गुलजार भी बूथ पर पहुंचे। ये सिलसिला जारी है। सुभाष घई, सुनील शेट्टी, राजकुमार राव, रणदीप हुड्डा ने भी मतदान किया। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर आज मतदान पूरा हो जाएगा। इस फेज में 13 सीटों के साथ दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। सबसे बड़ा उत्सव है ये, चुनाव का उत्सव है और सबको अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक जो है 5 साल के बाद मतदान नहीं किया तो शिकायत करने का अधिकार नहीं है। वोट दो, घर जाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आपका हक भी है, जरूर वोट दीजिए। अगर आप वोट नहीं आज देते हैं और अपना लंबा वीकेंड पे चले जाते हैं, फिर आपको कोई हक नहीं होगा कि 5 साल तक आप कोई भी शिकायत सरकार से करें। धारा 370 से कश्मीर को आजादी मिलने के बाद पहली बार होते चुनाव में सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 5वें चरण में आज कश्मीर की बारामूला सीट पर वोटिंग हो रही है, जहां 2019 के मतदान का रिकॉर्ड वोटर तोड़ चुके हैं। दोपहर 1 बजे तक बारामूला में 34.69% वोटिंग हो चुकी है, जबकि 2019 में यहां 34.60% वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा मतदान 1996 में यहां हुआ था। 2019 और 2024 इसमें काफी फर्क है। 2019 में इतने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इतने लोगों ने वोट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस बार 2024 में जितने भी वोटर हैं, हर एक चाहता है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। बाइकआउट नहीं करेंगे, इस बार सभी वोट डालेंगे। इंशाल्लाह हमारा वोट जाया नहीं हो जाएगा, इंशाल्लाह हमारा काम हो जाएगा। भरोसा है कि वोटिंग के जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो 28 साल पुराना वो रिकॉर्ड भी कश्मीर में बारामूला के लोग लोकतंत्र पर भरोसे की लंबी लकीर के साथ तोड़ देंगे। बारामूला में 17 लाख से ज्यादा वोटर हैं और यहां उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन मुख्य उम्मीदवार हैं। सेंटर ने तो बहुत दावे किए,
अगर उनका एक भी दावा सही होता तो बीजेपी के उम्मीदवार इस मैदान में होते। उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि अपने बी टीम सी टीम की मदद लें नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है उनका उम्मीदवार है नहीं मैदान में, क्योंकि उनका कोई भी दावा जो है वो सही या सच नहीं है। लोकतंत्र के चुनावी महापर्व में अभी देश 5 कदम चला है, 2 कदम और बाकी हैं, यानी 25 मई को छठे और 1 जून को 7वें चरण के वोट पड़ेंगे। लेकिन 4 जून को ही पता चल पाएगा किस पार्टी की कितनी रफ्तार रही और कौन किस फेज में ही हांफते हांफते चुनावी रिले रेस से पहले ही बाहर हो गया। आज तक ब्यूरो। 44 डिग्री पारा कई जगहों पर पार कर चुका है। इस भीषण गर्मी के बावजूद कई ऐसे हिस्से रहे जहां पर लंबी लंबी कतारें देखी गई, इस वक्त भी देखी जा रही हैं, तो वहीं कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर वोटरों का इंतजार किया गया। फिलहाल कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। आदित्य ठाकरे की ओर से वोटिंग को लेकर सवाल उठा दिए गए हैं कि मराठा क्षेत्रों में कम वोटिंग प्रतिशत इसलिए है क्योंकि जानबूझकर वहां पर वो सुविधाएं नहीं दी गई हैं, जबकि बाकी इलाकों में ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। पक्ष विपक्ष के इन्हीं आरोपों पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, स्पोक्स पर्सन एलजेपीआर के हमारे साथ हैं। प्रियंका भारती जी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ, और प्रोफेसर संजय कुमार जी, को डायरेक्टर लोकनीति CSDS के भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले हमारे 3 संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ मौजूद हैं। मौसमी सिंह रायबरेली से, अशोक सिंघल अयोध्या से जुड़ चुके हैं। हिमांशु मिश्रा कैसरगंज से हमारे साथ मौजूद हैं। मौसमी, सबसे पहले रायबरेली का क्या है हाल, क्या रहा वोटिंग प्रतिशत, कितना उत्साह, कौन से मुद्दे आज दिन भर वहां पर हावी रहे? बिल्कुल, देखिए रायबरेली VVIP सीट मानी जाती है, लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 80 किलोमीटर पर पड़ती है, काफी अच्छी सड़कें भी हैं और रायबरेली के वोटर जो है लगभग 47% वोटिंग उन्होंने की है 3 बजे तक। तो ये आंकड़ा 60 तक पहुंच सकता है या 60 के ऊपर भी चित्रा जा सकता है। और खासतौर से दिन में गर्मी ज्यादा थी, सुबह शाम थोड़ी बदली थी। अभी मौका है, जो भी वोटर जो नहीं गया है वो अगर कतार में खड़ा रहता है 6 बजे के पहले तो वो वोट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि रायबरेली के अपने मुद्दे हैं, लगातार बीजेपी बेनिफिशरीज की बात करती है, अपनी योजनाओं को गिना रही थी, वहीं जनता जो है वो राष्ट्रवाद के मुद्दे भी गिनाती है, बेरोजगारी और महंगाई को भी गिनाती है। अब देखना होगा कि इस मुद्दों के तराजू में कौन सा मुद्दा ज्यादा हावी होता है, क्या चुनाव हाइपर लोकल हो जाता है या फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। क्योंकि राहुल गांधी की एंट्री से जो इश्यूज हैं वो नेशनल अपने आप हो जाते हैं। और वहीं दिनेश प्रताप सिंह लगातार बोलते आए हैं कि मैं रायबरेली का लाल हूं, यहीं पे रहता हूं, खटिया भी बिननी आती है मुझे और छपड़ा भी छाना आता है। तो उस तरह से वो अपने आप को लोकल स्थानीय कैंडिडेट बता रहे हैं। ठीक है, अब देखना महत्वपूर्ण रहेगा रायबरेली से राहुल गांधी की प्रतिशत दांव पर लगी हुई है, वहां की स्थिति क्या रहती है। रुक कर लेते हैं अशोक सिंघल का, हमारे साथ अयोध्या फैजाबाद से जुड़े हुए हैं। कम से कम कैसरगंज और रायबरेली के मुकाबले फैजाबाद की स्थिति अच्छी है, हालांकि पूरा 49% तो नहीं हो पाया, लेकिन फिलहाल लोगों में थोड़ा उत्साह इन दोनों इलाकों के मुकाबले देखने को मिला है। अशोक, नहीं देखिए चित्रा, सुबह तो लाइनें लगी हुई थी काफी, कुछ इलाकों में मैं कटरा जो पोलिंग बूथ है VIP पोलिंग बूथ माना जाता है, मंदिर से 600-700 मीटर की दूरी पर है, वहां पे दिखाई दिया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके लोग इक्का दुक्का पोल करने आ रहे थे। अब मैं फैजाबाद की दूसरी सीट पर आया हूं पोलिंग बूथ पर, वहां पर देखिए कोई इक्का दुक्का लोग यहाँ वोट डालने आ रहे हैं, जबकि 5 बजे ऊपर हो गया है, 5:10 के करीब 5:15 हो गए हैं। लेकिन इस वक्त भी जनरली लाइनें लगी होती थी लंबी, इक्का दुक्का वोट ही लोग डालने आ रहे हैं। तो अमूमन कई जगह पे मैं घूमा फैजाबाद के इलाकों में, अयोध्या शहर में और ऐसे पोलिंग बूथ पे जहाँ पे साधु संतों के वोट डलते हैं, तो काफी कम दिखाई दिया पोलिंग पर। अगर किया जाए 48.5% के करीब फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक वोट डल चुका है 3 बजे तक। लेकिन माना ही जा रहा है 6 बजे, जैसे ही 6 बजे तक का अगर आंकड़ा आएगा तो 60% से ऊपर पोलिंग एवरेज आ सकता है, पोलिंग प्रतिशत आ सकता है। लेकिन लोगों में
चित्रा सुबह काफी उत्साह दिखाई दिया था, लंबी लंबी लाइनें थी, साधु संत काफी तादाद में हनुमानगढ़ी के महंत भी दिखाई दिए और बाकी साधु संत भी अलग अलग अखाड़ों के दिखाई दिए। लेकिन दोपहर को काफी कम था, लेकिन अब थोड़ा धीरे धीरे करके इक्का दुक्का लोग वोट डालने आ रहे हैं। लेकिन कई जगह पर लाइनें भी लगी हुई हैं। लेकिन लोगों में, क्योंकि अयोध्या है, फैजाबाद है, पिछले 2014 से अगर बात की जाए, बीजेपी का यहाँ पर 2 बार से सांसद रहे लल्लू सिंह, और लेकिन समाजवादी पार्टी का भी काफी असर रहा है। 5 विधानसभा सीटों में से 2 समाजवादी पार्टी की हैं और 3 बीजेपी की हैं। तो लेकिन राम मंदिर बनने के बाद एक राम मंदिर का मुद्दा भी काफी दिखाई दे रहा है यहाँ पर लोगों के बीच, क्योंकि 500 साल के बाद, जैसे मैं बोल रहा था कि स्ट्रगल के बाद ये मंदिर बना है। तो और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी चित्रा, तो राममय था पूरा, सिर्फ अयोध्या ही नहीं, यूपी और पूरे देश में ऐसा एक माहौल बना हुआ था, लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने तरीके से मुद्दों को लेकर जा रही है। उनका कहना है राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी, महंगाई और बाकी इश्यूज हैं। तो देखना होगा राम मंदिर के साथ बाकी इश्यूज। नेताओं ने अपने मुद्दे उठा लिए, अब जनता मतदान कर रही है, कौन से मुद्दे उनके दिलों में घर कर गए, किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा हुआ, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा जब चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर मतदान का जो प्रतिशत है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है इन तमाम इलाकों में। संतोष शर्मा हमारे साथ झांसी से जुड़ चुके हैं और झांसी टॉप 2 में है जहां पर ज्यादा वोटिंग हुई है। मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले हिमांशु मिश्रा, कैसरगंज भी मतदान में 50% को क्रॉस नहीं कर पाया, क्या वजह रही दोपहर 3 बजे तक के लिए, अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो? देखिए, बिल्कुल केसरगंज के अंदर जो है 50% का जो अभी तक आंकड़ा है वो पार नहीं हो पाया है, और ये कारण उसके सबसे बड़ी बात है चित्रा, गर्मी है। और लोग सुबह लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली गई, लोगों का आना कम हो गया है, और अभी इक्का दुक्का लोग जो हैं वो घरों से बाहर आके अपना मतदान कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 6 बजे तक कितना मतदान होगा, क्योंकि अंतिम फिगर जो है, क्योंकि उसमें जो पोस्टल बैलेट है, जो 85 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, वो उनके मतदान जो है घरों पे कराए गए हैं, तो वो उसका आंकड़ा जो है मिला जुला इलेक्शन कमीशन बाद में देगा। लेकिन इतना तय है कि 60% का टारगेट ये मान के चला जा रहा है। कल हमने जब बृजभूषण शरण सिंह से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि पिछली बार भी लगभग 60% के करीब मतदान हुआ था, इस बार भी उनको उम्मीद है कि उतना ही मतदान होगा। उनका ये भी कहना था कि मतदान जितना भी हो, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि केसरगंज के अंदर 5 विधानसभा में से जो है 4 विधानसभा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट के उनके बेटे को दिया गया है। उनके बेटे खुद जो है वो एक बेटे विधायक हैं, दूसरे जो छोटे बेटे हैं करण भूषण शरण सिंह, वो चुनावी मैदान में है। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से जो है इस चुनौती को पार पाती है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह तो मैदान में नहीं है, लेकिन उनके बेटे हैं। अब सवाल यह है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह का टिकट जो है अंतिम समय पे अनाउंस किया गया, बृजभूषण शरण सिंह से बातचीत का क्रम जो है वो समाजवादी पार्टी ने भी ओपन रखा था, जब वो कोशिश कर रहे थे कि अगर बृजभूषण शरण सिंह या उनके परिवार को टिकट नहीं मिलता है तो बृजभूषण शरण सिंह जो है वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ ले। ठीक है, अब स्थिति क्या रहती है? कैसरगंज की बेटे के ऊपर दांव लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने, देखना महत्वपूर्ण रहेगा संतोष। लेकिन झांसी के लोग मतलब बड़े रिकॉर्ड की तरफ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। 52.03% वहां पर अब तक दोपहर 3 बजे तक की वोटिंग हो गई है, तो कम से कम यूपी के बाकी जिलों के मुकाबले यहाँ की स्थिति अच्छी रही। क्या वजह देख रहे हैं आप इसके पीछे की? देखिए, बिल्कुल झांसी की जो वोटर्स हैं उनका एक तरीके से कंपटीशन शुरू से हो गया था टेम्परेचर के बीच में और झांसी के वोटरों के बीच में, और मुझे लगता है कि झांसी की जनता ने अपने वोटर का जो मताधिकार का प्रयोग किया, वो आज की जो 5वें चरण में जो मतदान हो रहा है उसमें बाराबंकी के बाद झांसी के लोगों ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वजह यहाँ के लोगों को, भले ही हम कहते हैं बुंदेलखंड के एक बारे में छवि की पिछड़ा इलाका है, लेकिन जागरूकता के अपने मताधिकार के प्रयोग का एक सबसे बड़ा सबूत झांसी के लोगों ने दिया। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पॉलिटिकली अगर कहा जाए इस फेज में, भले ही हम चर्चा रायबरेली की कर रहे हैं, कैसरगंज की कर रहे हैं, लेकिन झांसी भी बीजेपी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अहम हो जाता है। 2009 में यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे प्रदीप जैन आदित्य, जो 2024 में भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो मैदान में हैं। और उससे पहले समाजवादी पार्टी का परचम लहराया करता था, कांग्रेस का परचम लहराया करता था, लेकिन 2014 में उमा भारती हुई, 2019 में अनुराग शर्मा को टिकट दिया गया और 2024 में फिर से अनुराग शर्मा को के ऊपर बीजेपी ने दांव लगाया है। अनुराग शर्मा वैद्यनाथ ग्रुप के मालिक हैं और दोबारा से उनको मैदान में उतारा। बीजेपी हैट्रिक करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने जो किला जो ध्वस्त किया था बीजेपी ने उसको वापस कब्जा करने की कोशिश में है। तो यही जद्दोजहद है। पॉलिटिकल पार्टी होता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। संतोष, जल्दी से यूपी से हमको जाना है बिहार। रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, हाजीपुर में आप मौजूद हैं, लेकिन ये क्या वजह है? मतलब ऐसा लग रहा है कि बिहार के लोगों को, जहां पर हमने देखा था आतंकवादी घटनाएं होती थी, हालांकि इस बार बारामूला ने तमाम वो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो बारामूला का और बिहार का रिकॉर्ड जो वोटिंग प्रतिशत का है एक ही नजर आ रहा है। बिल्कुल चित्रा, आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से वोटिंग चल रही है, चाहे पहले से लेकर अभी 5वें चरण तक, वोटिंग बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक जो है कह सकते हैं नहीं रहा है। 60% का भी जो एक परसेंटेज है 60%, उसको भी पार करना जो है वो मुश्किल हो रहा है इन 5 चरणों में। लेकिन आज भी देखिए, अभी तक 3 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं, तकरीबन 45% वोटिंग हुई है। अब 5 बजे तक का वक्त हो चुका है। माना जा रहा है कि 55% से 58% तक जो है वो वोटिंग होगी। लेकिन जहाँ तक हाजीपुर की बात कह रही थी आप, विरासत की सीट, रामविलास पासवान की सीट, 8 बार वो यहाँ सांसद रहे हैं और अब विरासत संभालने की बारी शायद चिराग पासवान की है। इसीलिए वो अपने पिता की विरासत संभालने के लिए इस बार चुनावी समर में उतरे हुए हैं और आशा कर रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे तो पिता की जो 30-40 साल पुरानी विरासत है उसको आगे ले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक दिलचस्प लड़ाई सारण में भी जो है इस बार देखने को मिल रही है, रूडी और लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के बीच में। चित्रा, ठीक है, अब देखना महत्वपूर्ण रहेगा कौन किस पर भारी पड़ता है। फिलहाल आप तमाम संवाददाताओं का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राजनीतिक मेहमानों का सीधे रुख करते हुए प्रेम शुक्ला जी, ये जो कम वोटिंग प्रतिशत है खासतौर से महाराष्ट्र में, वहां पर आदित्य ठाकरे आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि जिस तरह के सवाल उनकी ओर से खड़े किए गए हैं कि जहां पर मराठी मतदाता ज्यादा हैं वहां पर सुविधा नहीं दी गई ताकि वो वोट करने के लिए निकल सके, वो साजिश देख रहे हैं इसके पीछे। प्रेम शुक्ला जी, देखिए चित्रा जी, निर्वाचन आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि हर जगह सुविधा मिलनी चाहिए। अगर उनकी निर्वाचन आयोग से शिकायत है तो निर्वाचन आयोग को उसका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मेरी जहां तक जानकारी, चूंकि मैं भी मुंबई से लगातार संपर्क में रहता हूं, ऐसा किसी प्रकार का भेदभाव कहीं पर भी चुनावी प्रबंधन में दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये सत्य है कि मराठी समुदाय के बीच में श्रीमान उद्धव ठाकरे और श्री आदित्य ठाकरे का जो साख है वो पूरी तरह से शून्य हो चुका है। इस कारण जो है उनको ये पीड़ा है कि उनको जो है बुरी तरह से पूरे महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा होने जा रहा है 1991-89 के बाद, जब शिवसेना उद्धव ठाकरे को 0 सीटें मिलने में भी 0 सीटों से ऊपर समझो उनका खाता भी नहीं खुलेगा, ऐसी स्थिति है। तो अब करें क्या? तो वो इस तरह का आरोप लगाने का प्रयास करें। जब पूरे चुनाव में उन्होंने मराठी आदमी से तो अप्रोच भी कम से कम कर रहे थे। वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के अधिकांश लोग मुस्लिम इलाकों में टहल रहे थे, मौलवियों से फतवा निकलवा रहे थे, जिस फतवे का हमेशा स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे विरोध करते थे, श्रीमान उद्धव ठाकरे फतवे निकाल रहे थे। उनके कैंडिडेट अनिल देसाई और अरविंद सावंत और संजय दीना पाटिल तीनों जो है जाकर मस्जिद दर मस्जिद जाकर मौलवियों के यहाँ माथा टेक रहे थे। तो ये बात मराठी समुदाय को बहुत बुरी लगी। और जिस तरह से बीकेसी की सभा में उद्धव ठाकरे को अपमानित किया गया कि उनको जो है जो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अंतिम वक्तव्य उनको देना चाहिए था, वो वहां चौथे नंबर के नेता दिखाई दिए। इसके कारण और राज ठाकरे जी जो है वो आदरणीय मोदी जी की सभा में जिस तरह से उनको सम्मान मिला, इसके कारण मराठी समुदाय में विशेष करके ये संदेश गया कि राज ठाकरे जो है उन्होंने बाला साहब ठाकरे की विरासत को अक्षुण्ण रखा और उद्धव ठाकरे ने डुबा दिया। इसलिए मराठी ने नकार दिया है। आदित्य ठाकरे उसी की पीड़ा को व्यक्त करने का प्रयास। आशुतोष वर्मा जी, सीधे अब आपके पास आते हुए, अभी ये जो कम वोटिंग प्रतिशत है, देखिए अगर मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो बाराबंकी में तकरीबन 54% को क्रॉस कर गया है। तो वहीं कई ऐसे हिस्से हैं उत्तर प्रदेश के ही जहां पर 41% के आसपास हैं। तो आपके ही सहयोगी दलों की ओर से ये आरोप लगाया जाना कि जानबूझकर जहां पर मराठी वोटर ज्यादा हैं वहां पर सुविधाओं का इंतजाम नहीं किया गया, क्या नजर आता है इसके पीछे? और अभी तक का वोटिंग प्रतिशत क्या बता रहा है आशुतोष वर्मा जी, क्या इशारा है? नहीं चित्रा जी, देखिए अभी प्रेम शुक्ला जी जितनी बारें बता रहे थे उतने में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कोई उपलब्धि नहीं बताई, जबकि सरकार उन्हीं की है और सबसे ज्यादा सांसद उनके हैं। वो ये बता रहे हैं कि उनके साथ इसलिए नहीं हुआ इसलिए मैं जीत जाऊंगा। तो ये अपने आप समझ रहे हैं कि इनकी उपलब्धियां कितनी है। खैर, अब आपकी बात है कि वोटिंग परसेंटेज अभी 3 बजे तक जो उत्तर प्रदेश का 47% आया था, मुझे उम्मीद है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर, मैंने उसका उत्तर दिया। मैं अपनी बात ठीक है। हाँ बोलिए।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग 44 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पूरे दिन रहा है चित्रा और जी, भीषण उपलब्धियां पूछ गर्मी और लीजिए, मैं धूप भी गिना रही है। देता हूं, ताकि इनका भ्रम छूट जाए। हो गया प्रेम शुक्ला जी, हो गया। ठीक है, अपने टाइम बोलने पे दीजिए गिनवाइएगा। आशुतोष जी को बोलने दें। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ पूरे आपका दिन लिए आज बुर्का फाड़ना जरूरी था। ओहो, हाँ चिता जी, मैं पूरे दिन में आज बूथ में रहा हूँ, लगभग 100 बूथों के और मैंने अभी पहले सर्वे किया है। ठीक ठाक लोग आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो शुरुआत के दौर में जो 7 बजे से वोटिंग थी, 7 से 10 में वोटिंग परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ा है। 10 बजे के बाद से, खासकर 11 बजे के बाद से, क्योंकि टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ा है, कई जगह 45 डिग्री के ऊपर तक रहा है और भीषण गर्मी है। इस समय मैं लखनऊ में बैठा हूँ, राजधानी में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जो वोटिंग पैटर्न होगा वो और बढ़ेगा। हमारे वोटर्स लगातार निकल रहे हैं। मैं बूथ में बैठा था, मैं देख रहा था, कुछ परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि पिछली लोकसभाओं में हमने देखा कि हमारे कई मतदाताओं के नाम कटे हैं, लेकिन इस बार एक उलट चीज देखने में आई है। अगर घर में 5 मतदाता हैं और ये लग रहा है कि 5 मतदाता शायद विपक्ष के हों, शायद मैं लगा रहा हूं, मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता, तो उसमें से 2 मतदाताओं का बूथ नंबर फलाने पे है और 3 मतदाताओं को उनसे कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर के बूथ पे लगा दिया गया, जिससे बड़े हतोत्साहित हो रहे हैं। और ये बात कम से कम चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि परिवार में महिलाएं कहीं और जा रही हैं, पुरुष कहीं और जा रहे हैं, उससे वोटिंग परसेंटेज में उनको परेशानी होती है और वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज मिलता है कि वो वोट नहीं कर पा रही हैं। गर्मी की हालत बहुत ज्यादा है, पानी की व्यवस्था उतनी नहीं है, ये ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए और छांव की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो नहीं प्रॉपर तरीके से दिखी है। ठीक है, क्या यही वजह है अगर वोटिंग प्रतिशत इस तरह से हो रहा है? तो कई ऐसे सवाल हैं जो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है इसका जवाब देंगे, लेकिन जल्दी जल्दी राजनीतिक प्रतिक्रिया और ले लेते हैं। प्रियंका भारती जी, आपके पास आते हुए, बिहार में तो कोई भी ऐसा इलाका नहीं है, पहले चरण से लेकर आज 5वें चरण तक 45 से 48 के बीच ही, क्या वजह इसके पीछे देखती है? और आज का चूंकि सानड़ से आपकी उम्मीदवार हैं लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर रही और भी इलाके रहे, तो आज का मतदान किन मुद्दों पर हुआ है, क्या देख रही हैं प्रियंका भारती जी? प्रियंका जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? फ्रीज हो गई हैं, उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। धीरेन्द्र कुमार जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी। आपके तो मुखिया ही हाजीपुर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे, बताइए क्या रहा आज दिन भर का हाल? धीरेन्द्र जी। चित्रा जी, 1 साल से आप लोगों के सवालों का जवाब मैं देता रहा हूं कि हाजीपुर से कौन, हाजीपुर से कौन। आज आ गया वो दिन और चुनाव भी बहुत अच्छे से चल रहा है। जहां तक मत प्रतिशत की बात है, मैं बता दूं कि पिछले वर्ष जब 2019 में हुआ था ना, तो 3 बजे तक में उससे 1.5% ज्यादा मतदान हुआ है आज यहाँ पे। और तपिश की को इंसिडेंस देखिए कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर भी ज्यादा है। तो दोनों ही ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा है। हम लोग बहुत उत्साही हैं और कहीं ना कहीं ये एक चिराग पासवान जी और एनडीए के सभी नेताओं के प्रति बिहार में जो बढ़ा हुआ विश्वास है, उसी का नतीजा है कि 3 बजे तक 1.5% वोट भी बढ़ा हुआ है। और अभी तक हमको लगता है कि करीब करीब हम लोग 56-57 के करीब पहुंच गए होंगे। हाजीपुर की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैं उसको क्लोज मॉनिटर कर रहा हूं, तो 60 के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। और जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा जो महिलाओं के बीच में एक जो राशन देने का जो योजना था, वो खासे करके उत्साह डाले हुए है कि महिलाओं की लंबी कतार देखी जा रही है। और यही नहीं, आप जो कह रहे, पूरे बिहार में एक विश्वास का वातावरण, आपके कैमरे झूठ नहीं बोलते हैं। आपने तो कवर किया है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को, बिहार के सबसे विश्वसनीय क्राउड पुलर नेता है, जो युवाओं और महिलाओं और दलितों तीनों के बीच में काफी पॉपुलर है। और चित्रा जी, मैं ये भी बता दूं कि चिराग पासवान जी बिहार के विश्वास का नाम है। चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, एनडीए के सभी मुख्यमंत्री और सभी नेताओं के नेतृत्व में बिहार में लालटेन बुझ गया और चिराग बिल्कुल रोशन कर रहा है बिहार को। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार की 40 सीटें उनके झोली में तीसरे टर्म के लिए बिहार के लोग डालने जा रहे हैं। ये मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ। उनका जो विजन था ना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसकी चिराग, उसका लौ एक एक बिहारियों के दिल में वो जगाने में हमारी पार्टी और हमारे नेता सफल रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज बिहार में मत प्रतिशत पहले से बढ़ा है 2019 के बनिस्पत में। इसलिए मैं तो चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं कि अभी बोल रहे थे आशुतोष जी की चुनाव आयोग में शायद कुछ कमी रही हुई, लेकिन चिराग पासवान जी के क्षेत्र में आज हाजीपुर में जितनी अच्छी व्यवस्था की है चुनाव आयोग ने
कि एक एक जगह पे पीने का पानी, प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयां और साज सज्जा के साथ में महापर्व को लोग मना रहे हैं। इसलिए मैं तो चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देता हूं, सभी नेता एनडीए के हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, देवतुल्य मतदाताओं को भी धन्यवाद देता हूं। ठीक है, और ठीक अपने है, ठीक प्रदेश है। के सभी अभी नेताओं को भी वोटिंग जारी धन्यवाद है। देता हूं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में भी दो बेहद खास मेहमान बने हुए हैं। आशुतोष जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं आदित्य ठाकरे की ओर से और मौजूदा जो मतदान प्रतिशत है वो क्या बताता है? आज भी सुस्त रफ्तार रही, माना जा रहा था कम से कम 5वें चरण में लोग वोट करने के लिए ज्यादा आएंगे, लेकिन निराशा हाथ लगी आज भी। देखिए, जो वोट परसेंटेज का जो ड्रॉप है वो एक अपने आप में विवादास्पद मुद्दा जरूर है, लेकिन इसका जो कॉग्निजेंस वो इलेक्शन कमीशन को लेना है। और चुनाव के दौरान इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं, कभी सत्ता पक्ष लगाता है, कभी विपक्ष लगाता है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा ये रीड नहीं करता हूँ किसी तरीके की कोई वहाँ गड़बड़ी दिखाई पड़ रही है या कहीं किसी तरीके की कोई जानबूझ के सुस्ती की जा रही है। और अगर ऐसा है भी तो उनके पास सबूत होना चाहिए। मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं, ना मेरे पास कोई सबूत, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँ। लेकिन मैं जरूर कहता हूँ कि इस चुनाव में जो एक उदासीनता दिखाई पड़ रही है वो इस चुनाव का एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर, खासतौर पर महाराष्ट्र और बिहार, ये दो स्टेट जहां लगातार आप देखिए कि वोट परसेंटेज पहले की तुलना में गिर रहा है, लेकिन जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा दिखे, बंगाल वहां 80% के आसपास वोट हो रहा है। तो आप कैसे इसको करेंगे? अगर महाराष्ट्र के अंदर अगर वोट परसेंटेज गिर रहा है तो हो सकता है उसका कोई लोकल कारण हो, और बंगाल में अगर बढ़ रहा है तो उसका कुछ लोकल कारण हो सकता है। तो ये एज्यूम करना कि नहीं कुछ गड़बड़ी की जा रही है, जानबूझ के गड़बड़ी की जा रही है, मैं कम से कम इस विचार के साथ नहीं हूं। और लगातार वो चेहरे भी हम दिखा रहे हैं चुनावी रण में, जो बड़े बड़े नाम हैं जिनकी किस्मत का फैसला किया जा रहा है। संजय जी, आपके पास आते हुए, लेकिन बड़ा दिलचस्प जम्मू कश्मीर से खबर सामने आई। बारामूला ने 1996 का रिकॉर्ड तोड़ा है, दोपहर 3 बजे तक का, जिस तरह की लंबी कतारें वहां पर देखी गई हैं आज। बिल्कुल, देखिए बारामूला में उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं और हमने इस बात का जिक्र सुबह भी कर रहे थे कि उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी बदली है, तो कुछ उत्साह होगा एक नए उम्मीदवार के लिए। और धारा 370 हटने के बाद जो कुछ भी नॉर्मलाइजेशन वहाँ चीज़ें हुई होंगी, इन सब का रिफ्लेक्शन मुझे लगता है दिखाई पड़ता है। जनता जो कई दिनों तक एक तरह से जब धारा 370 हटा था तो 6 महीनों तक लगभग घर के अंदर कैद थे, तो उन्हें एक मौका मिल रहा है कि अपने पॉलिटिकल ओपिनियन को एक्सप्रेस करें, तो कहीं ना कहीं उत्साह दिखाई पड़ता है। निश्चित रूप से इतनी लंबी कतारें दिखाई पड़ी और जो टर्नआउट के फिगर्स इस वक्त आ रहे हैं तो यही संदेश देते हैं कि लोगों ने उत्साह के साथ चुनाव में हिस्सेदारी की है। और मुझे लगता है लेकिन आपसे एक और सवाल है, आप लगातार सर्वे करते रहे हैं, अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो दोपहर 3 बजे तक का 47.53% अभी तक वहां का मतदान है, लेकिन इसी इलाके में उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जहां 55.35% वोट करने जाते हैं, मोहनलालगंज के लोग 51.08% वोट करने के लिए जाते हैं, झांसी के लोग 52.53% वोट करने के लिए जाते हैं, वहीं लखनऊ 41% पर ही रह जाता है, बाकी अमेठी में भी 45%। तो ये स्थिति एक ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में क्यों बनती है? बिल्कुल, इसी के लिए पूरे राज्य के टर्नआउट को देखने की जरूरत नहीं है, जिस बात का जिक्र आशुतोष जी कर रहे थे कि नेचर ऑफ कंटेस्ट, क्योंकि इसी के लिए हर कंस्टिट्यूएंसी में टर्नआउट को देख के उसे समझने की कोशिश करनी होगी। मौसम का भी इसमें कुछ ना कुछ योगदान है और खासकर नेचर ऑफ कंटेस्ट। अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी में चुनावी मुकाबला बहुत कड़ा है, दोनों पार्टियों ने दमखम जोर लगा करके प्रचार किया, कैंडिडेट दमदार हैं, तो जाहिर है कि आपको टर्नआउट थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले और दूसरे फेज में भी हमने राजस्थान में कुछ ऐसा ही देखा था। तो हर कंस्टिट्यूएंसी में देखने की जरूरत है और उसकी वजह अलग अलग हो सकती है। कोई एक स्वीपिंग स्टेटमेंट या कोई एक बड़ी वजह ऐसी नहीं दिखाई पड़ती कि यूपी में कम क्यों है और बंगाल में कम क्यों है। जल्दी जल्दी एक और टिप्पणी आशुतोष जी, 5वें चरण में कौन सा मुद्दा रहा जिस पर आपको लग रहा है कि आज की जनता ने वोट किया है? देखिए, मुझे लगता है कि 5वां चरण अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग रहा है और मेरी नजर में जो सबसे जबरदस्त जो सांकेतिक तौर पर जिसका महत्व है, फैजाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फैजाबाद वो जगह है जहां अयोध्या है, जहां पे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसी के साथ साथ वहां लल्लू सिंह चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने संविधान बदलने की बात की है। तो एक तरीके से आप देखिए कि मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स दोनों वहां पे आके रुक जाती है। इसी के साथ साथ आप ब्रजभूषण शरण सिंह को देख लीजिए, जिनके ऊपर यौन आचरण के आरोप लगे हुए हैं, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। तो अब ये वोटर्स को ये तय करना है कि उन्हें इस तरीके के व्यक्तियों को या उनके किसी प्रॉक्सी को चुनकर भेजना है या नहीं भेजना। साथ ही साथ मुंबई है, मुंबई हिंदुस्तान की जो है वो इकोनॉमिक कैपिटल है। तो अगर आप देखें अर्थ और धर्म अयोध्या से जोड़िए और अर्थ को आप मुंबई से जोड़िए, तो एक बहुत जबरदस्त तरीके से एक कॉम्बिनेशन सामने आता है, जहां राहुल गांधी भी नजर आते हैं रायबरेली से अपनी विरासत को बचाने के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बेहतर मुझे लगता है कि है तो 49 सीटें, लेकिन
हिंदुस्तान का पूरा एक माइक्रोकॉस्म उसमें दिखाई पड़ता है, जिसमें सब कुछ एक आप देख सकते हैं। लेकिन मुंबई वाले क्यों नहीं निकलते हैं बड़ी तादाद में वोट करने के लिए? ये कोई पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं है चित्रा जी। अगर आप हर राज्य की राजधानी को देखें, और सिर्फ एक चुनाव नहीं, अगर आप पिछले 5, 7, 10 लोकसभा के चुनाव को देख लें, हर राज्य की राजधानी में उस राज्य के एवरेज टर्नआउट से 8 से 10% टर्नआउट कम रहता है। मुंबई में भी यही हाल है, बेंगलोर में भी यही हाल है। आप अलग अलग राज्यों की राजधानी को देख लें, और इसकी बड़ी वजह मुझे लगता है, एक बड़ी वजह है कि जो इन बड़े शहरों में इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, भले ही इलेक्शन कमीशन कितना भी निर्देश दे दे, इन्हें छुट्टी दी जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों को छुट्टी नहीं मिलती है और वो एक दिन की अपनी कमाई छोड़कर वोट देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते। इसकी एक बड़ी वजह है, हमें लगता है कि अर्बन मिडिल क्लास वोट नहीं कर रहा, लेकिन वैसी स्थिति अब है नहीं। ये अर्बन पुअर जो है वो कम वोट देने आता है, और इसकी वजह से आपको मुंबई हो, हैदराबाद हो, बैंगलोर हो, भोपाल हो, ऐसी बड़ी शहरों में टर्नआउट कम दिखाई पड़ता है। और हमारे जो चुनावी विश्लेषक यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं, चुनाव आयोग को इसका ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि अभी 2 चरण बाकी हैं और उसमें मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए। हमारे साथ प्रियंका भारती जुड़ चुके हैं। प्रियंका, उन तक ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है, किसी वजह से उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, 5वें चरण का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक है 2019 जैसी? 2019 से बेहतर है, जैसी नहीं उससे बहुत बेहतर है। और भारतीय जनता पार्टी को 4 चरणों में स्पष्ट बहुमत देने का काम जनता ने कर दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 400 सीटें पार कराने का जो जनता का संकल्प है, उसकी संपूर्ति जो है वो 5वें चरण में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। देखिए, मुंबई की बात करो, जिस मुंबई से कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को पराजित करने का दुष्कर्म किया था, आज उसी मुंबई में एनडीए के 2 प्रत्याशी दलित समुदाय के दिए गए हैं। यामिनी जाधव, जो दक्षिण मुंबई इस देश का जो सबसे क्रीमी, सबसे अमीरों का जो इलाका है, वहां से दलित समुदाय की एक महिला को जो है एनडीए अपना प्रत्याशी बनाती है। उसी तरह से राहुल शिवाड़े हमारे प्रत्याशी हैं। तो हमने किस तरह से जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे हुआ है, ये मुंबई देख रही है। इसी तरह से आप आएंगे, देखेंगे कि अमेठी में जो है स्वयं जो है श्रीमान राहुल गांधी को भागना पड़ा और शहजादे को अपने गुलाम को खड़ा करना पड़ा, और घर की राजनीति में शहजादे के सामने गुलाम बराबरी करने की स्थिति में खड़ा हो गया। और रायबरेली में आज सवेरे सवेरे बहुत सारी हमको सूचनाएं मिली कि समाजवादी पार्टी के भरे से श्रीमान राहुल गांधी चुनाव लड़े थे। बहुत जगह बस्ता लगाकर टेबल लगाने वाले लोग ही नहीं मिले, सपा के लोग बस्ता ले लिए और सवेरे वो आए ही नहीं। तो आज समाजवादी पार्टी राहुल गांधी को चुनाव हराने पर उतर आई है रायबरेली में, और आप परिणाम देखेंगे जब 4 जून 2024 को, तो राहुल गांधी पछताएंगे कि हम समाजवादी पार्टी के भरोसे रायबरेली चुनाव लड़ने क्यों गए। चलिए, मैं जवाब ले लेती हूँ। आशुतोष जी, उनके सवालों पर भी जवाब दीजिए। और आपको ऐसा क्या लगता है कि 5वें चरण के मतदान के दिन ऐसा क्या हो गया कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का दावा कर रहे हैं? कौन सा मुद्दा रहा, आशुतोष जी? और उनके सवालों पर भी जवाब। चित्रा जी, देखिए, मैं इस बात से बेहद खुश हूं कि बहुत वर्षों बाद इस तरीके से चुनाव हो रहा है जिसमें बुनियादी मुद्दे बहुत हावी हैं, जो मुझे जितना घूम के उत्तर प्रदेश में, मुंबई के बारे में वाकई नहीं बता सकता क्योंकि मैं उधर नहीं गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में घूमा हूं, और उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव सिर्फ 2 बड़े मुद्दों पे हो रहा था, महंगाई और बेरोजगारी। और ये वाकई सकारात्मक है कि महंगाई और बेरोजगारी हर घर की, इस उत्तर प्रदेश की पूरी जनता सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी को लेके आ रही थी। उसी बीच भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का जो नारा है, ये बैकफायर कर गया, और ये कहीं ना कहीं बैकफायर इस लेवल पे गया कि 400 सीट क्यों चाहिए जब 272 से सरकार बन सकती है। तो पता ये चला कि इनके नेताओं ने बोला हमें संविधान बदलना है, हमें बड़ा करना है, और ये बैकफायर इस लेवल पे कर गया है जो 5वें, 6ठे और 7वें चरण में और उसके पहले भी चरण में आपको दिख रहा है। ये हमारी बड़ी ताकत है। और जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी की रायबरेली की बात कर रहा हूं, ये इनकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इतना खराब है कि आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है कि फूलपुर में जनता नहीं आई, इसलिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी को राज्यसभा से छोड़ना पड़ा। लेकिन वास्तविकता आज तक ने भी दिखाई है और पूरे चैनल पे दिखाई है। तो कम से कम इंफॉर्मेशन सही लेके सही जनता के बीच में दीजिए, वरना ये भी मैसेज जाएगा कि आप जमीन पे ही नहीं है, आप अपने लोगों के गलत इंफॉर्मेशन से आप टीवी चैनल पे बैठने लगे हैं। ठीक है, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है धीरेन्द्र जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। उम्मीद है कि प्रियंका जी भी तब तक हमारे साथ जुड़ चुकी होंगी, उनसे मैं सवालों का जवाब लूंगी। 5 बजे तक की
जो वोटिंग की स्थिति है वो सामने आ चुकी है। 5वें फेज में शाम 5 बजे तक 56.68% वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक का ये आंकड़ा है, 56.68% मतदान हुआ है। बिहार में 52.35%, जम्मू कश्मीर के बारामूला में 54.21%, झारखंड में 61.90%, लद्दाख में 67.15%, महाराष्ट्र में 50% से भी कम रहा। 5 बजे तक का आंकड़ा है महाराष्ट्र का 48.66%, ओडिशा का 60.55%, उत्तर प्रदेश 55.80% और वेस्ट बंगाल का अब तक का सबसे ज्यादा 73% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ है। ये अब तक की स्थिति है। प्रियंका जी, सीधे आपके पास आते हुए, कई बार मैंने आपसे सवाल लेने की कोशिश की, आवाज नहीं जा रही थी। अभी तक की मतदान की स्थिति क्या बताती है और 5वें चरण में किन मुद्दों पर हुई है वोटिंग? देखिए, यही तो सबसे अच्छी और खास बात है इस चुनाव की कि कितना भी कोशिश हुआ कि दाएं बाएं हो जाए, मुद्दा भटक जाए, लेकिन चाहे बिहार हो चाहे गठबंधन हो, हमारा पूरा फोकस इसी पर रहा है कि मुद्दे की राजनीति हो। हमने 17 महीने में, एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे लीडर हैं जिन्होंने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी, एक तरफ वो 75 वर्ष के बूढ़े थके हुए प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 10 साल में बेरोजगारों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी है देश में। यहाँ तक कि लोग मजबूर हो गए इजराइल जाकर के कमाने के लिए, उनको वहां भेज दिया गया। और अभी जस्ट कुछ वीडियोस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश कि जहां पर भाजपा के लोगों को पता चल रहा है कि दलितों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, वहां जाकर उनको पीट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है, जनता ने मन बना लिया है, उनको विकल्प मिल चुका है और जनता ने चुन लिया है ऑलरेडी इंडिया गठबंधन को, क्योंकि हमने 75% आरक्षण किया, हमने जातिगत जनगणना कराई। एक तरफ वो प्रधानमंत्री हैं जो ओबीसी का हक छीनना चाहते हैं और एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो पिछड़ों दलितों के लिए काम करना चाहती है, और हमने वो करके दिखाया। एक तरफ खोखले वादे और एक तरफ वो नेता जो कहा, जिन्होंने किया, और वो है तेजस्वी प्रसाद यादव। चाहे बिहार से गूंज उठ चुकी है, खुद छपरा की, अगर खुद मैं सारण की बात करूंगी तो रोहिणी जी के नाम से रूढ़ी जी की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, क्योंकि वो वही सारण है जहां पर जेपी के नाम पर यूनिवर्सिटी खोली लालू प्रसाद यादव ने। जिस समय में वो रेल मंत्री हुए, उन्होंने वहां पर रेलवे चक्का के लिए वहां पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगा। लेकिन हमने तो, बिहार ने तो मोदी जी को 39 सांसद दिए ना, लेकिन मोदी जी ने क्या दिया बिहार को, बताएंगे बीजेपी के प्रवक्ता। आखिर आपने क्या दिया कि जनता आपको चुने? और दूसरी तरफ आप देखिएगा आंकड़ा, एनडीए ने, भाजपा ने 0 महिलाओं को टिकट दिया। तो जब आप महिलाओं पर कोई भरोसा नहीं जताते तो महिलाएं इन पर भरोसा क्यों जताएंगी? बड़ा दिलचस्प हो जाता है कई बार का चुनाव। जिस छपरा की आप बात कर रहे हैं, वहीं के सिताब दियारा में जेपी का जन्म हुआ था और वहीं पर एक जगह से 10,000 लोगों के साथ जनेऊ तोड़ो आंदोलन उनकी ओर से किया गया था, जाति तोड़ो आंदोलन, जिसके जरिए जाति व्यवस्था को खत्म की जा सके। लेकिन तब से लेकर आज तक ऐसा लग रहा है कि बिहार की स्थिति नहीं बदली है। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, धीरेन्द्र जी जल्दी से इस पर जवाब दीजिए आप। देखिए, अभी मुद्दों की बात हो रही थी 5वें चरण में पूरे देश में जो 5 किलो राशन जा रहा है, गरीबों का पेट भर रहा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा बना है। अगर ये मुद्दा नहीं बनता न चित्रा जी, तो कांग्रेस वाले लोग इसको झूठा वादा तफसीलों का नहीं करते। ये समझने की चीज है। दूसरी बात है कि अभी राजद की प्रवक्ता ने कहा कि दलितों का वोट इनको मिल रहा है। अरे चिराग पासवान जी की माता जी को गाली बकने का काम यही राजद के लोगों ने किया, वो भी बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आया है, और दलितों का सपोर्ट इन लोगों को बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि आपको 400 से ज्यादा क्यों चाहिए? अरे 400 से ज्यादा हमको क्यों चाहिए? पहले आप बताइए कि आप तो बिल्कुल यूपी के पार्टी हैं, आपको क्यों चाहिए? आपके लिए तो कोई प्रधानमंत्री का चेहरा भी नहीं है। हमारे पास तो 2047 का विजन है, इसलिए हमको 400 पार चाहिए। तो ये लोगों को बिल्कुल कुछ कहने के लिए नहीं है, और इन लोगों को पूरे तौर पे लोग पहचान गए। आज मोदी जी पर विश्वसनीयता, मोदी जी की विश्वसनीयता, एनडीए के नेताओं की विश्वसनीयता सर चढ़ के बोल रहा है। और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि 400 का पार जो हम लोगों ने सोचा था, देश के लोग, बिहार ठीक है, किसके दावे में कितना दम दिखता है, इसके लिए इंतजार करना होगा 4 जून का। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब आखिरी दौर के लिए 5वें चरण में मतदान लगातार जारी है। आपके शहर में, आपके इलाके में, आपके गांव में हो रहा है मतदान, तो वोट डालने के लिए आप जरूर जाइए। लोकतंत्र की यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।